हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब। तो वस्तु को समझते हैं कि वस्तु क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने टाइप का बनता है, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिविज़न कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में क्या था, एक कोई कांच का खोखला गोला था हमारा, इस तरीके से ये कांच का कोई खोखला गोला था और इसका ये केंद्र था। तो कांच के खोखले गोले को हमने क्या किया था, ऐसे काट दिया था। काटने के बाद हमारा ऐसे निकला था। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, एक साइड में कलाई कर दिया था। तो कांच के खोखले गोले का जो केंद्र था वो इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र था। मैंने बताया वो गोलीय दर्पण क्यों, क्योंकि ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, इसलिए गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। मतलब ये जो टोटल होता है, टोटल दूरी इसके बीचों बीच का, ठीक है, ध्रुव कहलाता है। ये केंद्र हो गया। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे, मुख अक्ष कहते थे। क्लियर, ये सब पढ़ा दिए आपको, एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। मुख अक्ष कहते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया था। अच्छा, दर्पण का द्वारक क्या होता था, ये गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, यानी ये गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था मुख अक्ष क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते थे। ये भी क्लियर हो गया था। अच्छा, मुख फोकस क्या होता था, मैंने बताया था मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, देखिए यहाँ पे काट रहा है ना, परावर्तन के पश्चात। परावर्तन मैंने आपको बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो और आपतित होने के बाद दर्पण से टकराए और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है। अच्छा, सवाल ये दिमाग में आता होगा कि ये ऐसे ही क्यों जाता है, इधर से क्यों नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी कि ये टकराने के बाद ये ऐसे जाता है, ये ऐसे क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो उसका कारण भी होता है। मैंने बताया था आपको, जहाँ पर टकराता है वो आपतन बिंदु होता है और ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, तो आपतन बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, दर्पण पर एक लंब खींचते हैं। तो आपतन बिंदु से जब दर्पण पर एक लंब खींचते हैं, ध्यान समझिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपतन बिंदु से दर्पण पर एक लंब खींचते हैं तो वो सदैव दर्पण के केंद्र से होकर जाता है और ये वाला एंगल जो बनता है, ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर। सदैव आप ऐसे दिमाग में रख लो, कभी भी अगर हम लोग, ठीक है, ये जैसे ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका मुख अक्ष हो गया। यहाँ से सपोज कर लो आपकी कोई प्रकाश की किरण जा रही है जो कि मुख अक्ष के समांतर ऐसे चल रही है, मुख अक्ष के समांतर, यहाँ पे टकराया तो ये आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु से हमें क्या करना है, दर्पण पर लंब खींचना, ये यानी दर्पण पर 90 अंश पर एक रेखा खींचना है। तो जब भी हम लोग आपतन बिंदु से दर्पण पर लंब खींचेंगे तो वो सदैव क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। ऐसा हमारा क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये इसके वक्रता केंद्र से जाएगा और ये कोण कितना होगा, 90। तो मैंने बताया था ये अगर आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण सदैव इधर से जाएगी और जितना ये कोण होगा उतने ये कोण होगा। ये आप जानते हैं, ये अगर आई है तो ये भी ये आर है, तो इसका मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ऐसा हमने आपको पढ़ा दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्लियर, यानी ऐसे जाएगा तो ये टकराने के बाद ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, अवतल दर्पण की। लेकिन अगर बात की जाए उत्तल दर्पण की तो उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये हमारा बना उत्तल दर्पण। क्लियर है, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण का क्या है, ध्रुव है और इसका मैंने बताया था वक्रता केंद्र इधर होता है। क्यों, क्योंकि भैया जब बनाओगे गोला तो ऐसे तो बनेगा, है ना, ऐसे तो गोला बनेगा, तो इसका केंद्र हो जाएगा। दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा मुख अक्ष। अब मान लीजिए मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे टकराई तो ये हो गया आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक लंब खींचेंगे। तो लंब कैसे खींचेंगे, ऐसे आपतन बिंदु से हम लोग एक लंब खींच देते हैं। कहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो अब बताओ प्रकाश की किरण इधर से जाएगी कि या इधर से जाएगी, भैया ये प्रकाश की किरण इधर से जाएगी। अब क्यों, क्योंकि मैं ये जब ये आपका अभिलंब हो गया, यानी ये 90 डिग्री पे ये अभिलंब हो गया, तो परावर्तित किरण इधर से ही तो जाएगी, ये आपकी आपतित किरण हो जाएगी, आपतित किरण। ठीक है, तो ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ तक बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अब हमें वस्तु को समझने में और
प्रतिबिंब को समझने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं आपको, अवसरित और अपसरित बताए थे। मैंने अवसरित में क्या बताया था आपको, जब अभिसरित में क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हूँ, ये अपसरित है। जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हूँ तो उसे अविसरित प्रकाश की किरणें कहते हैं, अविसरित। अपसरित क्या होता है, जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल रही हूँ, देखिए एक ही बिंदु से निकल रही, तो उसे क्या कहते थे, अपसरित कहते थे, अपसरित प्रकाश किरणें। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जैसे ये वाला मैंने आपको बताया, ये ऐसे जा रहा है, तो भाई अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये आया कहाँ से होगा, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये आया किधर से होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे तो जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे ये आया होगा। ये केवल हम लोग उम्मीद करते हैं ऐसे से आया होगा, क्योंकि ये हमें नहीं पता है। अगर हमें ये ना पता हो ऐसे ये बना हो तो हमें कैसे पता करेंगे कि कैसे कैसे आया होगा, तो हम लोग उम्मीद लगाते हैं, इसे पीछे से बढ़ा देते हैं कि हो सकता है ऐसे ऐसे आया हो, तो इसको हम लोग आभासी किरण बोलेंगे। ठीक है, आभासी किरण बोलेंगे। और उसमें जो बताया था, इसमें उत्तल में जो आपका बताया था, ये इसमें देखिए ये ऐसे टकराया और टकराने के बाद दर्पण से यहाँ परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद ये तो ऐसे जाएगा ही जाएगा ना, तो इसमें क्या उम्मीद लगाना भाई, ये तो ऐसे आ रहा है ऐसे, तो इसको वास्तविक किरण बोलेंगे। और जो टकराने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे ऐसे आएगी, जैसे ये किरण ऐसे आ रही, तो इसमें क्या है, ये तो ऐसे आ ही रही है, लेकिन जब हमें ऐसे पता करना होता है ऐसे किरण जा रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे आई होगी, तो ये आभासी बनेगा और ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वस्तु क्या होता है। आइए अच्छे समझते हैं वस्तु क्या होता है। उसके बाद वस्तु जब हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग प्रतिबिंब समझेंगे। क्लियर। तो पहले हम लोग वस्तु समझते हैं। देखिए वस्तु क्या, हमने इसका फिगर बना रखा है, ये वस्तु है। यानी अगर हम प्रकाश के संदर्भ में बात करें तो जिस बिंदु स्रोत से समस्त प्रकाश की किरणें आपतित होती, देखिए ये कौन सी किरणें, आपतित किरणें हैं, ये कौन सी किरणें हैं, आपतित किरणें, ये कौन सी किरणें, आपतित किरणें होती है। तो जिस बिंदु स्रोत से, यानी यहीं से तो चल रही सभी प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु स्रोत से सभी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं, उसी बिंदु स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी बिंदु स्रोत को हम लोग वस्तु बोलते हैं। ठीक है, वस्तु क्या होता है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित करना चाहे तो कर सकते हैं। आपतित किरणों की कटान बिंदु को, देखिए ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, तो आपतित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, यहीं पर तो तीनों काट रही हैं। तो आपतित किरणों की कटान बिंदु को, आपतित किरणों के कटान बिंदु को दर्पण का वस्तु क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। क्लियर। एक बार और समझते हैं। आपतित किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल परिभाषा में आपको बता दी। ठीक है, आपतित किरणों की कटान बिंदु को ही वस्तु कहते हैं, या उस प्रकाश स्रोत को जहां से सभी प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरणें कहते हैं और वस्तु कहते हैं। अब देखिए यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें चल रही, दर्पण से ये परावर्तित हुई, ये प्रकाश की किरण चली, ये परावर्तित हुई, ये प्रकाश की किरण चली, ये परावर्तित हुई। अच्छा, परावर्तन के पश्चात दर्पण को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश किरणों की ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, अवसरित हो रहा है, एक बिंदु पर आकर मिल रही। देखिए सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो इसका मतलब अपसरित हो रहा है। यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही, तो दर्पण वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर प्रकाश की किरणें, अगर जो प्रकाश किरणें हैं वो अविसरित होती, अवसरित मतलब वास्तव में आकर मिल रही, देखिए वास्तव में आकर मिल रही, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए ये दर्पण था, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और यहाँ से चलेगा तो परावर्तन कैसे जाएगा, इधर से जाएगा। क्यों इधर से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर यहाँ पर वक्रता केंद्र हो तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो किधर से जाएगा, इधर से ही तो जाएगा। तो दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही, देखिए यहाँ से ही तो जाती हुई प्रतीत, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही, देखिए ये किरण ऐसे जा रही थी, इसका मतलब यहाँ से जाती हुई प्रतीत, यहाँ जो आई बना हुआ यहाँ से जाती हुई प्रकाश की किरण प्रतीत हो रही, ये किरण जो जा रही है ऐसे, ये देखिए ऐसे किरण जा रही है, वो भी आई से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये किरण जो है वो भी आई से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही, क्योंकि वैसे तो वास्तव में देखा जाए इधर से आया था तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे ऐसे आया होगा, तो जो हम उम्मीद लगाते हैं ऐसे ऐसे आया होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं उसे हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का हमारा होता है, एक तो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। अब प्रतिबिंब की अगर वैसे बात किया जाए तो दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो छाया बनती है वही प्रतिबिंब है ना। दर्पण के सामने जब हम खड़े हों और खड़े होने के बाद जो हमारा छाया बने वही क्या है, प्रतिबिंब है। सिंपल डिफिनेशन, है ना। जैसे अगर ये मान लीजिए हमारा दर्पण है और यहाँ पे ये बना दिया, कौन सा दर्पण है, ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है, मानना क्या अवतल दर्पण है, ये इसका मुख अक्ष हो गया और यहाँ पे ऐसे रख दिया हमने कोई वस्तु। अब इस वस्तु को अगर इस वस्तु का दर्पण का कहीं प्रतिबिंब बन गया, ऐसे दर्पण में ये इसका इमेज बना, फोटो छप गया ना, छाया बना यहाँ पे सामने, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो छाया हमारा बनता है, तो वही क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण से देखिए, यदि दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ वस्तु था, यहाँ पे से चली प्रकाश की किरणें ऐसे आई, यहाँ से चली ऐसे आई, यहाँ पे देखिए वास्तव में मिल रही ना, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यदि प्रकाश की किरणें ऐसे हैं, सपोज कर लो ऐसे, है ना, ये प्रकाश की किरणें गई थी, टकराने के बाद ऊपर चली गई, तो उम्मीद लगाएंगे कि ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे आएगी, ये प्रकाश की किरणें चली और टकराने के बाद ऐसे जा रही हैं, है ना, तो उम्मीद लगाएंगे कि ऐसे ऐसे आई होगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आभासी बनाएगा और ये वास्तविक बनाएगा। इसको भी परेशान मत होना अगर समझ में नहीं आए, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, बस केवल ये थोड़ा सा आपको बताना था कि प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। तो दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो छाया बनता है वही प्रतिबिंब होता है, या दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब। क्लियर। वस्तु समझ में आ गया, दर्पण का प्रतिबिंब समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। इसके हम लोग 6 विशेष स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझिए। और अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आता तो कम से कम आप 2-3 बार जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है। और आप बुक से भी अपनी पढ़ाई करिए ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अगर कोई भी गलती हो तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधारें।